Hello everyone, welcome to Apti Plus, the Academy for Civil Services. So today we are here with our series on weekly current affairs, that is from 1st of August to 7th of August, the first week of August. So let's see what all has happened in this week. So Cabinet has recently approved the granting aid to National Cooperation Development Corporation scheme. So we have to focus कि what is this scheme all about. तो पहला आपकी न्यूज़ यही है, इसमें सरकार ने 2000 करोड़ देने का वादा किया है, जिसमें कि 500 करोड़ हर साल दिए जाएंगे सरकार के बजट सपोर्ट से। और ये स्कीम है क्या? ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है दैट ग्रांट लोन्स टू द कोऑपरेटिव्स फॉर सेटिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, या कोई भी एग्जिस्टिंग प्लांट है आपका कोऑपरेटिव का, उनको वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, तो ये आपका काम क्या करती है, कोऑपरेटिव्स के सपोर्ट के लिए ये स्कीम दी गई है। कहाँ पे ये कौन इम्प्लीमेंटेशन करेगा? इसका इम्प्लीमेंटेशन करेगा एनसीडीसी, दैट इज नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या होगा, लोन देना, इसकी लोन की मॉनिटरिंग करना, इम्प्लीमेंटेशन टास्क देखना और लोन का पैसा रिकवर करना। ये 3 एस्पेक्ट है। और लोन किस फॉर्म में दिया जाएगा? एक तो लॉन्ग टर्म क्रेडिट होगा। लॉन्ग टर्म क्रेडिट मीन्स फॉर एनी मॉडर्नाइजेशन, फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द सेक्टर और द एक्सपेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट, प्लस आपका वर्किंग कैपिटल, दैट इज फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन और डे टू डे रनिंग द बिजनेस। सो वी कैन सी इंपॉर्टेंट क्या है, एनसीडीसी। एनसीडीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, दैट इज वाया लॉ इट हैज come into existence and it came into existence in 1963। हमने 63 के दौर में देखा है, एफसीआई आए हैं, एनसीडीसी आए हैं, ये सारे आपके ऑर्गेनाइजेशंस आए थे। Its headquarter is in Delhi and comes under the Ministry of recently formed Ministry of Cooperation। तो काम क्या होता है, ये जितना भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपका कोऑपरेटिव्स ऑपरेट कर रहे होते हैं, उनका प्लानिंग, उनका प्रोग्रामिंग, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सारा काम देखना, ये अच्छे से चले कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स में, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है, दैट इज इन द पड़ी कौशिक रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2025, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है कि स्पीकर, that is the speaker of legislative assembly, is taking significant delay is making quite too much of delay in deciding on the disqualification petition of the तेलंगाना एमएलएस। तो ये तेलंगाना एमएलएस 2024 में स्पीकर इनका डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन आई थी स्पीकर के पास, लेकिन अभी तक स्पीकर ने इसके स्टेटस पे कोई डिसीजन नहीं लिया है। तो ये मैटर आपका सुप्रीम कोर्ट के पास गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस हो जाएगा, पड़ी कौशिक रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना केस। तो इसमें आप ये जरूर देखिएगा, आप यू कैन सिग्निफिकेंटली कोट दिस इन योर मेंस आंसर ऑल्सो। अब यहाँ पे हमारा बात आ जाती है कि स्पीकर का क्या रोल है, ठीक है, क्या डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए पैटर्न्स। तो अब हम पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है ये देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार डांट लगाई है दैट स्पीकर फॉर लैक ऑफ एक्शन, and Supreme Court has also asked that this decision has to be taken from 3 months from the July 31। तो मतलब पहले अगस्त से अगर आप इसको लागू करें तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आपका ये डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू दिस पिटीशन आ जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ये भी बोला गया है कि स्पीकर एक ट्राइब्यूनल की तरह एक्ट करता है, और जब वो एक ट्राइब्यूनल की तरह एक्ट करता है, ओके, तो उसको वार्न किया है दैट आप इस तरह से काम कीजिए that it should not delay the law's intent, as well as आप अंडर जुडिशियल रिव्यू भी आते हैं। तो ये चीजें हाईलाइट हुई हैं। पार्लियामेंट के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात सजेस्ट करी है दैट वी शुड लुक फॉर another options in case of disqualification of MPs and MLAs under the 10th schedule का जो मैकेनिज्म है उसमें आपको स्पीकर का रोल दिया जाता है, स्पीकर का सिग्निफिकेंट रोल होता है। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है कि आप स्पीकर के रोल की जगह यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म लाएं, पार्लियामेंट से ये रिक्वेस्ट करिए। तो अब हम ये देख लेते हैं अब आपके कौन कौन से मेजर केसेस होंगे विच यू कैन राइट इन द रोल ऑफ स्पीकर एज वेल एज इन द डिस्क्वालिफिकेशन और एंटी डिफेक्शन लॉ के केसेस में, अगर आपका मेंस में कोई क्वेश्चन बनता है। तो एक तो आपका होगा कियोतो होलोन केस, दैट इज 1992, जिसमें स्पीकर इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। एक है केशव मेघचंद्रा केस, ये आपका 2020 का अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड, जिसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने रिआइटरेट किया था दैट 3 महीने के अंदर अंदर आपकी पिटीशन पे फैसला हो जाना चाहिए। एंड अभी भी एक केस आ गया पड़ी कौशिक रेड्डी केस 2025। तो ये 3 केस आपको याद रखने हैं। नाउ अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज दिस डिस्क्वालिफिकेशन। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एमएलएस कैन बी डन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ दैट इज प्लेस्ड इन योर 10th शेड्यूल।
and it is added by 52nd Amendment 1985. Basically, there was a tendency in the Indian politics at that time of we use that phrase Ayagam, Rayaram, Gayaram. So this act is aimed to combat the political defections and safeguard the principles of the democracy. So in this act, it is interested that the speaker will be taking the decision with respect to the disqualification of MLAs or MPs under the 10th schedule. And what could be the ground for the disqualification for any MLA or MP? That if someone gives up the membership of his party, if suppose बीजेपी का MP है, elect होके आए हैं या MLA हैं and वो आपका पार्टी से आपकी पार्टी मेंबरशिप छोड़ देते हैं, और if the person MP MLA does not defy the party directions while voting, and if independently elected legislature जो independent members होते हैं, MPs MLA होते हैं, वो कोई पार्टी ज्वाइन कर ले, then that could also be a ground for disqualification. If nominated member, नेक्स्ट इज इफ नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन एनी पार्टी आफ्टर 6 मंथ, तो पहले 6 महीने में वो कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे नॉमिनेटेड मेंबर, देन इट्स नॉट, बट अगर आफ्टर 6 मंथ्स इफ he or she joins, then he he has become a legislature, then it becomes a ground for the disqualification. तो ये आपको 4-5 ग्राउंड पता होने चाहिए, कौन सा एक्ट है, कौन सा अमेंडमेंट है, बेसिक केसेस कौन कौन से हैं फॉर द एंटी डिफेक्शन और द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज. नेक्स्ट, India's resolution on promoting sustainable lifestyle for wise use of wetland was adopted at the 15th Conference of Contracting Party to the Ramsar Convention. तो अभी रामसर कन्वेंशन फॉर द वेटलैंड्स ये हुआ है कहाँ पे, विक्टोरिया फॉल्स के पास इन जिम्बाब्वे में. तो ये उसकी 15th सच कन्वेंशन थी और यू कैन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज था. यहाँ पे इंडिया ने एक रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया था जिसका नाम है दैट इज वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स. उसको अडॉप्ट करा गया है. सो दैट इज व्हाई दिस कन्वेंशन वाज वेरी सिग्निफिकेंट. दैट इज COP15 एट जिम्बाब्वे ऑफ रामसर रामसर कन्वेंशन. तो कितने रेजोल्यूशंस, क्या फोकस एरिया है, लेट अस सी. तो क्या क्या हाईलाइट रही है इस कन्वेंशन की. फर्स्ट इज द अडॉप्शन ऑफ द विक्टोरिया फॉल डिक्लेरेशन, बिकॉज ये कॉन्फ्रेंस हुई विक्टोरिया फॉल में, तो उसमें क्या क्या बात बोली गई है, दैट वी शुड शो सम पॉलिटिकल विल एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स. There should be sustainable wetland management, restoration of the degraded fresh water ecosystem. The focus should be on migratory birds protection, and there shall be a clear-cut criteria for Ramsar site designation. Along with that, the convention has also adopted one strategic plan, that is the Ramsar convention or the conference of parties should have adopt 4 goals with 18 targets जिसमें दिए गए हैं, and that will be implemented from 2025 to 2027 time period. Next, the budget for this convention or the safeguard of the wetlands has also been increased by 4.1%. So ये आपका इस बार का मेन विक्टोरिया डिक्लेरेशन का मेन पॉइंट्स है. इंडिया का एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ है, आप देख सकते हैं, उसका नाम है प्रमोटिंग sustainable lifestyle for the wise use of wetlands. So this has been endorsed by other 172 countries also. So it focuses, what is this resolution? It basically focuses on the role of individual and society in conserving the wetlands. So this approach is also known as comprehensive whole of the society strategy for the wetland preservation. So ये word आपके लिए important हो जाता है GA3 में, environment में, means के answers के लिए. And even in the PT, Ramsar Convention is significant. So what is this Ramsar Convention? As you know, this is a conservation or the intergovernmental treaty for conserving and ensuring wise use of wetlands and their resources. So what, कब आई है ये आपकी ईरान में अडॉप्ट होती है 1971 में, and it came into force in 1975. इंडिया ने इसको 1982 में साइन किया था, एंड आज के टाइम पे 90% ऑफ द यूएन मेंबर्स आर इट्स कॉन्ट्रैक्टेड पार्टी. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कन्वेंशन जिसके इतने सारे मेंबर्स हैं. एंड अभी रिसेंटली इंडिया में करंटली रामसर साइट कितनी है, वैसे तो 91 है, पर करंट एडिशन 2025 अभी रिसेंट जून में जो हुए हैं वो है खिचान, फलोड़ी and Minar in Udaipur in Rajasthan. These are added as new Ramsar sites. Now total Ramsar sites in India are 91. Now let us come कि और क्या लीगल प्रोटेक्शंस अवेलेबल हैं for the wetlands. First is Indian Forest Act 1927. Second is Forest Conservation Act 1980 and the Wildlife Protection Act. So these are the other 3 acts apart from the Ramsar Convention and India being party to the Ramsar for the
conservation of the wetlands. Now coming to the next news, that cabinet has recently sanctioned certain finance under the finance commission, 15 finance commission for the प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना. तो इसका टाइम पीरियड कितना रहने वाला है, 2021 टू 2025 था. अभी इसके लिए और पैसा सैंक्शन किया गया. तो हमारा ये न्यूज में है कौन सी स्कीम, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना. यू शुड नो दैट दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. व्हेन इट वाज लॉन्च्ड in 2017 and 18, and who implements this scheme, that is Ministry of Food and Processing Industry. तो किसान संपदा योजना, इसका काम क्या है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की स्कीम है. And it is a demand driven scheme, not restricted to any particular state, district, region or crop. इसका काम क्या है, that we shall develop the modern infrastructure, efficient food supply chains from farm gate to the retail stores. What are its main component? That there will be creation of agro processing clusters, expansion of the food processing capabilities, preservation capabilities, operation greens will also come under this scheme. So as of now, certain that is the progress. If you have been asked to quote the progress or critically analyze certain scheme, then you can say. तो प्रधानमंत्री किसान संपदा स्कीम आप जानते हैं. नेक्स्ट न्यूज, Starlink project is being launched by the SpaceX with the SpaceX एलन मस्क की जो आपकी कंपनी है, उन्होंने एक स्टारलिंक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है और उन्होंने कुछ सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस को लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया है. एंड इट एम्स टू डिलीवर द ग्लोबल इंटरनेट कवरेज. ये बहुत दिन से न्यूज चल रहा था कि सैटेलाइट इंटरनेट आ जाएगा, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आ जाएगा. तो सिमिलर थिंग अभी ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट का लॉन्च हो चुका है. आपको पता होना चाहिए ये सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन कौन से ऑर्बिट में होगा, दैट इज इन द लो अर्थ ऑर्बिट. And it will provide the global satellite services, satellite internet services. इसमें क्या होता है, that wireless internet connection will be provided to you via satellites that are orbiting the earth. किसका प्रोजेक्ट है, SpaceX का प्रोजेक्ट है. नेम इज Starlink. Next, let us come to the next factual news, that is we have recently indigenously built the green hydrogen power plant at Kandla, and it has been commissioned at the Kandla port, and it is a 1 megawatt plant which can produce approximately 140 metric ton of the green hydrogen annually, and this has been developed under the National Green Hydrogen Mission. तो अब सबसे पहले the term green hydrogen should be clear in your mind, that it refers to the hydrogen that is produced by इलेक्ट्रोलिसिस, दैट इज वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन निकल रही है, विच इज दिस वाटर which has come from some renewable source. That is why the term green is associated with the hydrogen. तो हाइड्रोजन की सीरीज में there are number of hydrogen, green hydrogen, pink hydrogen, black, gray. So you should be aware of all those hydrogen names also. तो वो भी मैच द फॉलोइंग में आ सकता है. ये क्वेश्चन आया हुआ है ग्रीन हाइड्रोजन इन 2024 कि आपका मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है जब पानी का, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन निकलता है. तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए. ओरिजिन कैसा होना चाहिए हाइड्रोजन का, ग्रीन हाइड्रोजन का, रिन्यूएबल सोर्स से होना चाहिए. नाउ कम टू द क्या ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है हमारा. The target is to make India a global hub for production, usage and export of the green hydrogen. And the target is that we should produce 5 million metric ton of green hydrogen per annum by 2030. And who will be overseeing this mission? Ministry of New and the Renewable Sources. What are the components of this mission? There is one site program, very important. Under this, that is strategic intervention for the green hydrogen transition. That includes that the support will be provided by the government for the manufacturing of the electrolyzers and the production of the green hydrogen. And certain pilot projects will also be introduced in the field of green hydrogen. There will be development of the green hydrogen hub. So we shall know the mission, as well as what is important for us is that we have commissioned a new plant of 1 megawatt. And what is green hydrogen? Coming to the next news, ECI has recently announced the election date for our 17th वाइस प्रेसिडेंट. सो अभी हमारे जो जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिजाइन दिया है प्रेसिडेंट को. उसके बाद इलेक्शन कमीशन का रोल स्टार्ट हो जाता है. नाउ इलेक्शन कमीशन नए इलेक्शन कराएंगे वाइस प्रेसिडेंट के. तो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड हम देख लेते हैं व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट द टर्म एंड द वैकेंसी. उनकी vice president has been mentioned under article 67 of Indian constitution, which says that there shall be a vice president of India who will serve for 5 years. So इनका टर्म क्या होता है, टेन्योर कितना होता है, 5 साल का होता है. Even before he can be removed,
there is a procedure given as well as he can resign. So दो procedure है उनकी हटाने के. Now let us see how he is elected. The vice president is elected via the process of voting that is done by proportional representation and single transferable vote. And who are the members of the electoral college for the election of vice president? Then this comprises both the elected and the nominated members of the लोक सभा एंड राज्यसभा. तो एमपीज इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों होते हैं. आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड नॉमिनेटेड नहीं, दोनों नहीं होते, ओनली इलेक्टेड एमपीज होते हैं. प्लस आपके दिल्ली एंड पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं एंड स्टेट लेजिस्लेचर. तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली का रोल नहीं. सो हु विल बी द अथॉरिटी गाइडिंग द इलेक्शन? Election Commission of India under Article 324 conducts election to the four, as you know, four authorities, that is president, vice president, to Lok Sabha, to Rajya Sabha. तो अभी कौन से एक्ट के अंदर? प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1958 के अंदर ईसीआई ने आपको ये अनाउंस किया है इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. नाउ वाइस प्रेसिडेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं. हु कैन बी अ वाइस प्रेसिडेंट? If the person has to be a citizen of India, he shall complete the age of 35 years, that is qualified to be a member of Rajya Sabha. So this is the condition given in the constitution for the person to be eligible to become a member of vice president. Election procedure क्या रहता है? पहले आपके 20 proposers होंगे जो नाम सजेस्ट करेंगे, फिर 20 सेकेंडर्स होंगे, 15,000 रुपए डिपॉजिट करने पड़ेंगे इलेक्शन कमीशन के पास. देन दैट कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड एंड फिर आपके बाकी कैंडिडेट्स जो भी आपके नॉमिनीज हैं वाइस प्रेसिडेंट की रेस में, उन सबके बीच में इलेक्शन होता है. एंड ईसीआई वाया द रिटर्निंग ऑफिसर, दैट इज रिटर्निंग ऑफिसर इस केस में कौन होता है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा एज वेल एज ऑब्जर्वर्स, ये इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. Next news, India launches the project with UN under Global Capacity Build Initiative for Asia, Africa and Caribbean country. तो ये initiative देख लेते हैं that it was launched jointly by UN and India in 2023. इसका objective क्या है? That this Global Capacity Building Initiative, नाम से ही समझ आ रहा है capacity building. So something with respect to capacity building of what? For accelerating the progress on the sustainable development goals. तो ये आपका इंडिया के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, एक्सपर्टीज है, इंडिया अपने बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करेगा ग्लोबल साउथ नेशन से थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे कि हम बाकी साउथ एशिया में और बाकी सिग्निफिकेंट रीजन एशिया, अफ्रीका, कैरिबियन कंट्रीज में एसडीजी गोल्स का इम्प्लीमेंटेशन फास्टर हो जाए. ये कौन इम्प्लीमेंट करेगा? UN India SDG country fund has been created for that purpose, as well as ITEC जो इंडिया का टेक्निकल और इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रोग्राम चलता है, वो भी ये दोनों मिलके इसको देखेंगे. नेक्स्ट, तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च अ स्टेट पॉलिसी फॉर ट्रांसजेंडर पीपल. तो ये आपको पता होना चाहिए विच स्टेट हैज लॉन्च सच पॉलिसी. समटाइम्स वी कैन राइट स्मॉल थिंग्स इन मेंस एग्जाम्पल ऑल्सो. कई बार आपसे प्रीलिम्स में ही पूछ लेते हैं. तो इन्होंने क्या बोला है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने? दैट द पॉलिसी will seek to protect the rights of the transgender people in the education, employment, healthcare, housing and their safety. The state will also take action to amend the Hindu Succession Act. तो हिंदू सक्सेशन एक्ट और जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जिससे कि ट्रांसजेंडर लोगों के पास भी इनहेरिटेंस ऑफ द प्रॉपर्टी राइट्स चले जाएं, उसमें भी अमेंडमेंट करेंगे. The policy will also allow the transgender and the intersex people to choose their gender without needing the medical procedure or the certificate. तो पहले क्या था? DM certificate and all this was required, but now अब वो self certificate दे सकते हैं to choose their gender. Who is a transgender? कौन है? Transgender is a person whose gender identity does not align with the gender assigned at the birth. So whatever your gender is assigned at the birth, it does not correlate with your mentally conception of the gender. So कहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है? It is defined in a Transgender Person Protection of Rights Act 2019. Total population of transgender people अभी कंट्री में कितनी है? 4.8 लाख according to the census 2011. तो ये अभी बहुत ज्यादा होगी because ये लेटेस्ट नहीं है सेंसस. एंड फेमस जो जजमेंट है दैट यू शुड नो इज द नालसा जजमेंट, वेयर सुप्रीम कोर्ट हैज रिकॉग्नाइज्ड द थर्ड जेंडर and affirmed their fundamental rights under the Indian Constitution.
We can also look at the other scheme that are going on for the welfare of the transgender. One is the Smile scheme for the comprehensive welfare. There is one national portal for the transgender person to obtain the online certificate of their identity. There is one gender inclusion fund under the national education policy for providing the quality education to the girls and the transgender. There are Garima Greh shelter homes that for the transgender. There is PM Daksh, that is Dakshta or Kushalta Sampan Hitgrahi for skill training. So PM Daksh, Garima Greh Gender Inclusion Fund, National Portal, and a Smile Scheme. Apart from the state initiative, that is Tamil Nadu State Initiative, the NALSA case, Supreme Court ka. Now let us see. India ranks third highest globally in the total organ transplantation, surpassing not surpassing, behind only US and China. तो ये देख लेते हैं what is the organ transplantation इंडिया की रैंकिंग. फर्स्ट है when it comes to the living organ donor transplantation. थर्ड है अगर हम टोटल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन देखें. ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? इट्स अ लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट for the end stage organ failure involving the grafting of the organ from a living or a deceased, means from both, from the living person or the dead person. living वाले केस पे इंडिया की रैंकिंग फर्स्ट है and this organ is donated to the another recipient. How this is done, under whom supervision, or how it is regulated, that there is a particular act for it, that is Transplantation of Human Organ and Tissue Act 1994, which was amended in 2011, and it comes under the jurisdiction, the operation of this act under the jurisdiction of Ministry of Health and Family Welfare. What is the purpose of this legislation? It regulates the removal, storage, transplantation of human organ for the therapy. कैसे ट्रांसप्लांटेशन होगा वो पूरा रेगुलेशन करना. कमर्शियल डीलिंग्स को प्रोहिबिट करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ 3-tier structure how the organ transplantation will take place in India, as well as वो कैसे होता है नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम. तो उसके अंदर हमने 3-tier स्ट्रक्चर बनाया है. एक होता है आपका स्टेट ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऊपर होती है रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, एंड एट द नेशनल लेवल वी हैव नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन. प्लस अंडर दिस प्रोग्राम अवेयरनेस access infrastructure drives are also created. You can say another policy for organ transplantation, that is One Nation, One Policy. This will decide on the state domicile, age limit, registration fee that is required when to remove the organ from the deceased person. Another Aadhaar linkage digital pledge portal is also there, which has enabled the people to register their pledge for the organ donation. अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोला है that हमें organ donation की pledges को faster mode में, compulsory mode में आगे चलाना चाहिए, especially to the public servants already serving in the country. Another thing, Angdaam Jan Jagrukta Abhiyan is also undergoing since 2024. Next, in news is ISRO inaugurates होप एनालॉग मिशन इन सोकर वैली लद्दाख. तो अब ये होप मिशन क्या है? इसरो ने इनॉग्रेट किया है. द फुल फॉर्म इज हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन. सो यू हैव टू इमेजिन दैट इट इज अ सेटअप. इट हैज अ 2 मॉड्यूल. वन इज हैबिटेट मॉड्यूल, अनदर इज यूटिलिटी मॉड्यूल. तो एक सोकर वैली में एक ऐसा सेटअप बनाया गया है, एक ऐसा स्टेशन बनाया गया है इसरो द्वारा इन लद्दाख, दैट will provide the environment similar to the environment that is available to you in the space, so you can conduct the mission. For example, any mission related to habitation in the space, or any mission in the related to the operations or the technical space operations that are being conducted in the space. तो बिल्कुल वैसा स्पेस जैसा सेटअप बनाया है, इसको कहते हैं होप मिशन. कहाँ पे है लोकेशन? सोकर वैली. इट इज इन लद्दाख. By whom? ISRO. And ISRO का एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है that is leading this hope mission. Now objective you can say simulate the extraterrestrial environment, like जैसा आपका environment मून पे होता है, मार्स पे होता है. ह्यूमन सर्वाइवल की टेस्टिंग करना स्पेस में, हेल्थ प्रोटोकॉल्स क्या रहेंगे स्पेस लाइक एनवायरनमेंट में. ऑल दिस विल बी डन अंडर दिस होप मिशन. देयर विल बी स्टडीज डन with respect to genomic, physiology, psychology, sample collection, microbial analysis,
health monitoring. All this will be done before. Especially why this mission is significant, because we have to launch this Gaganyaan and send our citizens to space. Why Sukar Valley was chosen? Because it already has a condition just like available in Mars, like high UV rate, बहुत ज़्यादा sunlight directly आती है, very low atmospheric pressure, oxygen, extremely cold and saline permafrost. एक river flow करती है वहाँ पे जो कि salty है. ठीक है. What is this Indian human space program? That is गगनयान. इसका एक सेंटर है इसरो का, उसी ने ही ये मिशन बनाया है. तो इसमें हमने गगनयान में क्या करने वाले हैं? आई होप यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट वी विल बी डेमोन्स्ट्रेटिंग आवर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी बाय लॉन्चिंग द क्रू ऑफ द 3 मेंबर. 3 लोगों को भेजेंगे 400 किलोमीटर की ऑर्बिट पे 3 दिन के मिशन के लिए, एंड देन वी वांट टू ब्रिंग देम बैक सेफली टू द अर्थ. व्हिच रॉकेट विल बी यूज्ड? GSLV M3, GS Mark 3 you can say, for the Gaganyaan mission. Next, the National Waterway 57 has been inaugurated and operationalized on the Kopili River in Assam. Also, the cargo trials has been done, and this mission has been done under the Maritime India Vision 2030 and PM Gati Shakti. तो हम देख लेते हैं ये कोपिली रिवर क्या है और कौन कौन से नेशनल वाटरवेज हैं आसाम में. एक तो आपका ब्रह्मपुत्रा है नेशनल वाटरवे 2, एक बराक रिवर पे है 16, धानसरी पे है 31 एंड कोपिली पे 57. अब ये 4 आपके वाटरवे ऑपरेशनल हो गए हैं आसाम में. ठीक है. इंडिया ने ऑलरेडी आपके 111 नेशनल वाटरवेज को प्रमोट करने के लिए उनको नेशनल डिक्लेयर किया था. ठीक है. कोपिली रिवर क्या है? इट्स अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा. ब्रह्मपुत्रा की आपकी ट्रिब्यूटरीज पूछ सकते हैं, तो कोपिली इज वन ऑफ द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी. इट्स अ इंटर स्टेट रिवर इन द नॉर्थ ईस्ट. कहाँ से? मेघालय और असम से ये फ्लो करती है. कहाँ से निकलती है? साइपोंग रिजर्व फॉरेस्ट सिचुएटेड इन द ईस्ट साउथ ईस्ट ऑफ मेघालय. Another news, recently Mount Livotobi Laki volcano erupted twice and lot of ashes and meteor were sent into the sky. तो ये कहाँ पे है? Let's see the location, that it is in the Indonesia, and there are two. Which type of volcano this is? This is stratovolcano, which is one of the most explosive volcanoes, and there are 2 adjacent volcanoes in the mountain or Mount Livotobi. That is, one is Laki and another is Parampuran. Both are lying 2 kilometer apart, and Laki अभी recently बहुत ज़्यादा active हुआ है. Parampuran 1921 and 35 में था. This already you know that Indonesia is a country which is prone to volcanic eruption because of its nearness to the Ring of Fire. What is Ring of Fire? Ring of Fire is a string of the volcanoes and earthquakes around the edges of the Pacific Ocean. Why it is created? Because there is a submerging and diverging boundaries of the plates. So that was in the news. Another news, giant Asian tortoise has been introduced in Ziliang Committee Reserve in Nagaland. तो ये आपको देखना है, ये ऑलरेडी सिंगापुर में होता था, बट ये वाला टॉर्टोइज आपका ऑलमोस्ट नॉन सीनेबल और यू कैन से अराउंड गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड टाइप ऑफ सिचुएशन में हो गया था. तो अभी इसको रीइंट्रोड्यूस किया गया है. कहाँ? जिलांग कम्युनिटी रिजर्व इन नागालैंड. तो व्हाट इज दिस? कैसा टॉर्टोइज है? कहाँ रहता है? It lives in the tropical, subtropical, mountainous evergreen forest of Bangladesh, Brunei, India, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, and Thailand. It is the largest tortoise in mainland Asia, a keystone species. A species of tortoise that can make a nest above the ground instead of in a hole. Its status is critically endangered and it is part of Schedule 1 under Wildlife Protection Act. Threats, you can see habitat destruction, consumption by the local communities. Next, there has been signing of the 2 MOUs to conserve the germplasm of medicinal plants by National Medical Board and National Medicinal Plant Board, and establish a national medicinal plant garden at AIIMS, New Delhi. And what is this board about? तो आपको नाम से ही पता लग रहा है that this is a national medicinal plant board established in 2000 and it is working under the Ministry of Ayush. Objective is to conserve and develop the medicinal plant sector through coordination between various departments for policy implementation. What are its functions? In situ and the ex situ conservation, augmenting the local medicinal plant, aromatic species, research and development,
quality assurance and standardization, certification to provide the certification of quality of the raw drug seeds and the planting material. So this can be asked in the exam. Next, there has been a joint census done in Kerala and Tamil Nadu, which has reported that 2,668 Nilgiri tehers reside in India. So let us see what is this Nilgiri teher. It's the only mountain ungulate present in southern India amongst the 12 species. It's a state animal of Tamil Nadu. It is endemic to Western Ghats. Alvera Kullam National Park holds the largest contiguous population of Nilgiri teher. The conservation status is endangered under IUCN Red List and it is protected under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act. The conservation efforts that are being done is Project Nilgiri teher being implemented by the Tamil Nadu government since 2023, and there is a celebration of Nilgiri teher Day that is on the 7th of October. So what is the threats? Habitat loss, infrastructure development, and land use change. So it's a endangered species, endemic to Western Ghats, that you should know. Next, India has recently launched a new collaborative initiative with the support of UN Food Program to strengthen the rice fortification and the supply chain in the Nepal. तो नेपाल में राइस फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा देना है, उसके लिए यूएन फूड प्रोग्राम एंड इंडिया ने एंड नेपाल ने एक आपका कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव लॉन्च किया है. तो अभी हम जान लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है. ये इनिशिएटिव तो बेसिकली राइस फोर्टिफिकेशन के लिए होगा. इंपॉर्टेंट है यूएन फूड प्रोग्राम. तो यूएन फूड प्रोग्राम इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन organization providing food aid to the save life and help people recover from the conflicts, disasters and climate impacts. ऐसी जगह पे सबको खाना और ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करती है ये ऑर्गेनाइजेशन. इसके हेडक्वार्टर है रोम, इटली. एंड कब बनी थी? ये 1961 में बनी थी with the efforts of UN General Assembly and Food and Agriculture Organization, that is your FAO. इसमें फंडिंग वॉलंटरी होती है. सरकार, कॉर्पोरेट, हर कोई दे सकता है, प्राइवेट डोनर्स भी दे सकते हैं. इस ऑर्गेनाइजेशन को आपका नोबेल पीस प्राइज भी मिला है 2020 में. तो दिस इज सफिशिएंट फॉर यू टू नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट, पार्लियामेंट रूल has extended the president rule in the Manipur by 6 months. तो अभी मणिपुर में और 6 महीने के लिए आपका प्रेसिडेंट रूल बढ़ गया है. तो प्रेसिडेंट रूल कहाँ आता है? आर्टिकल 356. इट कैन बी इम्पोज्ड व्हेन प्रेसिडेंट बिलीव दैट द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, if the governor provide report or even if the governor does not provide report on the same. So इसमें क्या क्या impact होता है? That you should know. That president will take over the state government and these powers will be exercised by the governor or the authority in the state other than the legislature of the state. And it can also declare under this rule, it can be declared कि parliament will exercise the powers of the state legislature. और executive में president and the governor or any other authority of the state can exercise the executive power. But इसमें state high courts की power को absorb नहीं किया जाता. ड्यूरेशन क्या होती है? इट कैन, देखिए, इसको रिवोक तो कभी भी कर सकते हैं. रिवोक मतलब हटाया कभी भी जा सकता है. आप एक प्रोक्लेमेशन पास कर दिया और उसका टाइम पीरियड भी कभी भी वेरी किया जाता है. मैक्सिमम ये लास्ट कर सकता है 3 साल के लिए और हर 6 महीने में पार्लियामेंट को अप्रूवल देना होगा फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल. सो दिस इज आर्टिकल 356. सो important this time for your prelims as well as mains. Next, Union Minister informed the Bharat Gen AI initiative will cover all the 22 scheduled languages by 2026. तो इंडिया का एक अपना इंडिजीनियसली डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, मल्टी लार्ज लैंग्वेज मॉडल फॉर द इंडियन लैंग्वेजेस. तो अभी तक वो आपके कम लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है 9. अब बोला गया है हमारा जो भारत जन एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो 22 शेड्यूल लैंग्वेज को में आ जाएगा बाय 2026. अभी वो 9 लैंग्वेज कर रहा है. ये हमारा चैट जीपीटी, अब मान लीजिए सॉर्ट ऑफ दैट. इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक. तो डीएसटी के अंडर देयर इज अ नेशनल मिशन एंड इट विल बी लेड बाय टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब फॉर द इंटरनेट ऑफ थिंग एंड एट दी IIT बॉम्बे. तो भारत जन AI याद रखना है, 9 लैंग्वेजेस हैं. हु विल बी डूइंग मिशन ऑन द इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम ऑफ DST along with the support from the TIH at the IIT Bombay. Now we will
we are trying to expand it to all the 22 scheduled language by 2026. Currently there are 9. Next, तिरंगा उत्सव अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने बनाया है to celebrate the Pingali Venkya's 146th birth anniversary. So who is Pingali Venkya? Significant for art and culture. He is a Telugu Brahmin person born at Machilipatnam in Andhra Pradesh. So Pingali Venkaya is actually the designer of India's national flag. He was one of the freedom fighter, follower of the Gandhian principle, and on the Gandhiji's request, he has designed the national flag with saffron white and green color with the chakra in the middle. He there तो उनको अवार्ड भी किया है भारत रत्न से. इवन पोस्टेज स्टैम्प भी उनके याद में निकाले गए थे 2009 और 2011 में. एंड यू कैन सी दैट Pingali Venkaya has also written a book called नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया, जिसको पब्लिश 1916 में किया गया था. इस बुक में आपके 31 टाइप ऑफ डिजाइन नेशनल फ्लैग के प्रेजेंट थे. अब इंडिया के नेशनल फ्लैग का ओरिजिन आप देखेंगे तो जो आज के फॉर्म में है, देन दिस वाज अडॉप्टेड in the meeting of Constituent Assembly on 22 July 1947, just before the independence. 15 अगस्त को हमारी इंडिपेंडेंस थी, 22 जुलाई को जो आज हमारा झंडा है उसको अडॉप्ट किया गया था. इट सर्व एज अ नेशनल फ्लैग फॉर द डोमिनियन फ्रॉम 15 अगस्त, और ये हमारा नेशनल फ्लैग है कब से, 15 अगस्त एंड 26 जनवरी एंड तक के लिए था, 1950 तक. एंड उसके बाद जब हम रिपब्लिक बन गए, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया है फॉर्मली 1950 26 जनवरी को, उसके बाद से ये हमारा नेशनल फ्लैग है. सो रिमेंबर तिरंगा उत्सव एंड द Pingali Venkaya. Next, recently, it has been announced that International Potato Center will be producing biofortified potatoes, and these will be launched in the India. अब देख लेते हैं ये biofortified potatoes क्या होते हैं. First thing is who will be developing, that is International Potato Center, which is Peru based organization. And what will be done, that this potato will be enriched in the nutrient that is iron. Then this biofortification, what is the meaning of biofortification, is the enrichment of the nutrient value of any crop or fruit. तो इसमें हम पोटैटो का फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं via breeding. और कौन कौन सी biofortified crops मिलती हैं? We also find vitamin A rich sweet potato already being cultivated. Sweet potato means शकरकंदी, इसको हम ऑलरेडी कल्टिवेशन कर रहे हैं कर्नाटका, आसाम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा में. इसका फायदा क्या होता है? What is the benefit? That it will address the iron deficiency, especially anemia that is prevalent in the women and the children largely. It will enhance the farmer income, create more market linkages. It will reduce the agrochemical input required, and value chain integration will also be done by this initiatives. So I hope biofortified potato is also clear to you. Next, we can see that this International Potato Center, who will going to help India to make this and launch this. What is this center all about? It was founded in 1971 as a research and development organization. Its focus crop is potato, sweet potato, and Andean roots and the tubers. Objective क्या है? Access to the affordable, nutritious food, sustainable business, employment, climate resilience. Headquarter Lima in Peru. And what is its relevance for India? Because it will be establishing its new center for South Asia regional center near Agra. तो ये आपको याद रखना है, ये अपना एक नया सेंटर आ रहा है आगरा में. And it will also be collaborating with Indian Council of Agricultural Research for producing the biofortified potatoes. So I hope this was clear in today's lecture on the series on the weekly current affairs. Thank you very much.